सो हाय गाइस, टुडे इन दिस वीडियो जो भी हमने लास्ट वीडियो में काउंटिंग पार्ट को डिस्कस किया था, आज हम उन सभी बोन सभी स्ट्रक्चर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो जो चीज़ें एनसीईआरटी में डिस्कस करी गई हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए जितना भी इसमें हाईलाइटेड है ग्रीन कलर से वो सब हमें पढ़ना है इस वीडियो में। क्या क्या है? लिम्स दोनों, अपर लिम्ब भी, लोअर लिम्ब भी, गर्डल्स दोनों, पेक्टोरल गर्डल भी, पेल्विक गर्डल भी, वर्टिबल कॉलम पूरा, ये सारी की सारी वर्टिब्रेस देखेंगे। रिब केज में पूरी 12 पेयर ऑफ रिब्स, स्टर्नम, हायोइड बोन थोड़ी बहुत, ईयर ऑसिकल्स तीनों के तीनों। अगर ये एक हमारा नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, तो पहले एक बात तो आप याद रखिए कि हम एडल्ट्स मतलब ह्यूमन से नहीं, हम कॉर्डेट्स को एक एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं कॉर्डेटा, इसी में ह्यूमन भी आता है। कॉर्डेटा की हम बॉडी को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। किस किस में? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। किस में डिवाइड करते हैं? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। सो दिस इज हेड पार्ट, दिस पार्ट इज थोरैक्स एंड नीचे बचा हुआ पार्ट इज कॉल्ड एज एब्डोमेन। तो हेड में अपना ब्रेन सब, आई ईयर्स हेड में, थोरैक्स में क्या आएगा? स्टर्नम, रिब्स, एब्डोमेन में पूरा इंटेस्टाइनल जीआईटी पार्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पार्ट जो भी है हमारा सारा कहाँ पे आएगा? एब्डोमेन में। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ पे आएगा? एब्डोमेन में। और साथ में अलग से क्या एक्सटेंशन होती है बॉडी के लिम्स, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब। अब देखिए ये जो है हमारा फेसिंग सरफेस है, इसको क्या कहते हैं? फेसिंग। तो ये वाला जो सरफेस है इसको हम कहते हैं वेंट्रल सरफेस। क्या कहते हैं? वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस यानी सामने वाला सरफेस। अच्छा, इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आपको दिख सकते हैं? सबसे हेड हार्ट होगा, हार्ट के अलावा आपको सामने दिखती हैं रिब्स, लंग्स होते हैं, पूरा फेस जो दिख रहा है सारा क्या है? वेंट्रल सरफेस में। इसके अपोजिट पीठ वाला यानी पीछे वाला बैक साइड वाले सरफेस को हम क्या कहते हैं? डॉर्सल सरफेस। क्या कहते हैं? डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस में क्या क्या होगा? पूरी बैक। फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिब्स। रिब्स को डिस्कस करने के पहले हमें एक मेन बोन डिस्कस करनी होती है, इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन। ये जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ब्रेस्ट बोन का है। और ब्रेस्ट बोन का एक और नाम हमने बताया था, क्या? स्टर्नम। इसका क्या नाम था? स्टर्नम। अब देखिए ब्रेस्ट बोन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। ये सबसे ऊपर फर्स्ट, इसके अलावा ये मेन पार्ट सेकेंड, और ये नीचे वाला थर्ड पार्ट। तो सबसे ऊपर पार्ट दिख रहा है इसको हम कहते हैं मेनुब्रियम। इसको क्या कहा जाता है? मेनुब्रियम। मेन पार्ट, सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं बॉडी। और नीचे जो छोटा सा ऐसा कॉनिकल पार्ट सा दिख रहा है ना, दिस कॉनिकल पार्ट इज कॉल्ड एज जिफॉइड प्रोसेस। इसको कहते हैं जिफॉइड प्रोसेस। अब देखिए हमने क्या कहा कि रिब्स निकलने हैं। अब रिब्स तीन टाइप के रिब्स हैं। रिब्स कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। तो सबसे पहले टाइप के रिब्स को हम कहते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स। रिब्स का मतलब क्या था? याद हो, ये सेंट्रल बोन यहाँ से ऐसे निकलेंगे और पीछे जाके जुड़ जाएंगे। अच्छा, जुड़ेंगे किसमें? पीछे के साइड में क्या प्रेजेंट होगा? वर्टिब्रल कॉलम। पीछे के साइड में क्या प्रेजेंट होगा? वर्टिब्रल कॉलम। ये होगा स्टर्नम। और ये ऐसे रिब्स ऐसे निकल के पीछे के साइड में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ जाएंगे। तो रिब्स को निकलना कहाँ से है? रिब्स को स्टार्ट होना है स्टर्नम से और पीछे जाके टर्मिनेट किस में कर जाना है? किस? वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, मैं एक आइडिया बताता हूँ कैसे होगा। मान लीजिए ये हमारी स्टर्नम है, ये हमारा पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। ये स्टर्नम ब्लैक वाला और रेड वाला क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तो रिब्स ऐसे साइड से निकलेंगे और पीछे जाके वर्टिब्रल कॉलम में अटैच हो जाएंगे। ऐसे साइड से निकल के पीछे वर्टिब्रल कॉलम में, दोनों साइड से, दिस साइड एंड दिस साइड। नाउ रिब्स 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बताया ट्रू रिब्स, सेकेंड इज फॉल्स रिब्स एंड थर्ड इज फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, नाम मैं पहले इसलिए बताऊँ क्योंकि आपके आगे समझने में आसानी होगी। कैसे? ठीक है, ट्रू रिब्स का मतलब, रिब्स क्या बोला? स्टर्नम से निकल के कहाँ पे लगना चाहिए? वर्टिब्रल कॉलम पे। अगर तो रिब स्टार्ट होता है कहाँ से? स्टर्नम से, और एंड हो रहा है कहाँ पे? वर्टिब्रल कॉलम में, यानी कि वर्टिब्रीज में, तो उसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। कितने? 7 पेयर्स। कितने होते हैं ये? 7 पेयर्स। इसके अलावा हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं? फॉल्स रिब्स। और लास्ट के 2 पेयर्स कितने होते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, मतलब बताता हूँ थोड़ा सा। ये हमारी स्टर्नम। अब स्टर्नम से ऐसे रिब्स निकले। फर्स्ट रिब मान लीजिए, यहाँ से ऐसे एक सेकंड रिब, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये लास्ट एक 7। जैसे पीछे जाके किस में लगाएंगे? वर्टिब्रल कॉलम। ये तो हो गए 7 पेयर रिब्स। कहाँ से लेके? फर्स्ट से लेके 7 पेयर रिब्स कहाँ से निकले? स्टर्नम से पीछे जाके कहाँ पे लगा? वर्टिब्रल कॉलम में। इसके अलावा जो रिब्स बचे कौन कौन से? देखिए 7 पेयर की बात हो गई, 8, 9, 10, 11, 12। तो देखिए
पीछे तो वर्टिबल कॉलम है, अब वर्टिबल कॉलम से और विप्स आते हैं, कौन सा, एट्थ आके इसमें लग जाएगा, किसमें, 7th में। सिमिलरली 9th आएगा और 10th भी आएगा, कहाँ पे, 9th और 10th है। तो देखिए 8th 9th और 10th पेयर ऑफ विप्स है, बोथ साइड से, सेम साइड यहाँ पे भी होगा, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा। ये बैक साइड में तो वर्टिबल कॉलम से ही अटैच है, लेकिन फ्रंट साइड में क्या ये स्टर्नम से लगे, नहीं, फ्रंट साइड में किससे लगे, जाके 7th वर्टिब्री से, ये किस पे जाके अटैच हो गए, 7th वर्टिब्री नहीं, 7th विप पे। सिमिलरली इसके अलावा बैक साइड से और 11th और 12th। देखिए 11th और 12th की तो बात करें ना, तो ये एकदम अटैच ही नहीं होती, इनको क्या कहा था हमने, फ्लोटिंग। देखिए इनको क्या कहा था, फ्लोटिंग। ये फ्रंट में किसी से अटैच ही नहीं है, तो इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग विप्स। तो ट्रू विप्स कितने हैं, 7, फॉल्स विप्स कितने हैं, 3 पेयर्स, और फ्लोटिंग विप्स कितने हैं, 2 पेयर्स। ये देखिए नेक्स्ट। अब एक और नाम होते हैं इनके, क्या क्या नाम होते हैं, देखिए विप्स का मतलब क्या था, वर्टिबल कॉलम से स्टार्ट होना है, सॉरी विप्स से स्टार्ट, स्टर्नम से स्टार्ट होना है और पीछे जाके कहाँ पे लग जाना है, वर्टिबल कॉलम में। तो ट्रू विप्स ही ऐसा कवे हैं, बाकी दोनों नहीं कवे। तो ट्रू विप्स को हम कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल विप्स। क्या कहते हैं इसको, वर्टिब्रो स्टर्नल विप्स। एक नाम इनका ट्रू विप्स का ये भी होता है। अब देखिए ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये देखिए, ये जो मैं यहाँ वाला पार्ट है इसको थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ। क्या किया जा रहा है, कलर चेंज। अच्छा कलर ऐसे ही टाइम पास के लिए चेंज नहीं, इंपॉर्टेंटली किया जा रहा है कि ये देखिए फ्रंट साइड में, यानी कि हमारा जो फ्रंट वाला सरफेस है, इसमें जो विप्स है ना, वो स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होते, वो यहाँ पे आके कार्टिलेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये जो भी रेड कलर के बनाए नहीं सारा, ये कार्टिलेज बनाते हैं। ये कौन सा कार्टिलेज होता है, हाईलाइन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज होता है ये, हाईलाइन कार्टिलेज। कार्टिलेज का एक टाइप है हाईलाइन कार्टिलेज। तो ऊपर वाले को क्या कहा, वर्टिब्रो स्टर्नम, क्योंकि पीछे से क्या अटैच है, वर्टिब्रा से, आगे किससे अटैच है, स्टर्नम से। लेकिन जो फॉल्स विप्स हैं, क्या वो आगे आके स्टर्नम से अटैच हुए हैं, नहीं, वो किस में अटैच हुए हैं, एक हाईलाइन कार्टिलेज में। किस में अटैच हुए हैं, हाईलाइन कार्टिलेज में। तो इसको हम कहते हैं स्टर्नो कॉन्डवल विप्स। स्टर्नो कॉन्डवल विप्स। कॉन्डवल वर्ड हम कार्टिलेज के यूज़ करते हैं, याद रखेंगे। और इसको तो सीधा क्या कहना है, फ्लोटिंग विप्स। तो देखिए ये एक हुआ थोड़ा सा आइडिया विप्स के बारे में। क्या क्या याद रखना है हमको, 12 पेयर ऑफ विप्स हैं, 2 विप्स, फॉल्स विप्स, फ्लोटिंग विप्स। शुरुआत के साथ 2, 3 पेयर फॉल्स और लास्ट के 2 फ्लोटिंग विप्स। इसके अलावा ये अगर आप स्टर्नम का स्ट्रक्चर याद रखेंगे अच्छे से, तो विप्स अपने आप ही याद रहेंगे। वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम में सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखा होगा। ये नॉर्मल बॉडी है, इस बॉडी को मैंने ये इसका बैक साइड बनाया है। बैक साइड को हम और क्या कहते हैं, डॉर्सल सरफेस, जबकि जो फ्रंट साइड है इसको मैंने क्या कहा था, वेंट्रल सरफेस। तो चलिए अब देखो वर्टिबल कॉलम की बात करें तो वर्टिबल कॉलम देखिए ये है, यहाँ पे ऐसे एक रफ डायग्राम बता रहा हूँ, ऐसा कुछ मतलब सोचिएगा मत। देखिए ऐसे हमारी वर्टिब्रेस फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू द टेल पोर्शन, टेल है नहीं बट टेल पोर्शन हम कहते हैं, यानी हिप तक, ऐसे वर्टिब्रेस हमारी होती है। और इन पूरे को एक साथ कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब कौन कौन से वर्टिब्रेस, 5 टाइप की वर्टिब्रेस पाई जाती है। कौन कौन सी, फर्स्ट इज सर्वाइकल, सेकंड इज thoracic, third is lumbar, fourth is sacral and fifth is coccyx। तो देखिए अगर मैं बात करूँ, याद होगा कि मैंने बोला था कि बच्चों में 300 बोन्स पाई जाती हैं जो आगे जाके फ्यूज़ कर जाती है 206, यानी यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसको मैंने क्या कहा, फ्यूजन ऑफ बोन। तो फ्यूजन ऑफ बोन का एक परफेक्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं सैक्रल और कॉक्सिक्स में। कैसे, देखिए अगर मैं बात करूँ किसकी, एडल्ट की, एक नॉर्मल एडल्ट में तो सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 1 और कॉक्सिक्स भी 1। लेकिन अगर बात करें चाइल्ड यानी इन्फेंट में, तो चाइल्ड में सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 एंड कॉक्सिक्स इज 4। तो देख पा रहे सैक्रल पहले कितनी थी, 5, लेकिन फ्यूज़ करके कितनी, एक सिंगल बोन बन गई। सिमिलरली कॉक्सिक्स भी कितनी थी, 4, लेकिन फ्यूज़ करके फाइनली कितनी बोन बन गई, सिंगल बोन ये भी बन गई। तो अब याद क्या करना है कि टोटल वर्टिब्रेस होती कितनी है,
26 कौन कौन से, ये याद करने की ट्रिक वही CT LSC। CT एक बंदा है जो करने का एक LSC करके डिग्री है, CT जो है वो LSC करने का एक डिग्री है, जैसे अपनी MSc BSc वैसे ही LSC डिग्री है। तो देखिए अब आगे बात करें तो थोरेसिक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें पता है कि जो रिब्स हैं वो भी कितनी होती हैं, 12 पेयर। याद है रिब्स कितनी है, 12 पेयर। रिब्स कहाँ से स्टार्ट हो गई थी, स्टर्नम से पीछे जाके कहाँ पे लगी हुई थी, वर्टिब्री। तो कौन सी वर्टिब्री में, थोरेसिक वर्टिब्री में। थोरेसिक वर्टिब्री में ही आके क्या अटैच हो जाती हैं, रिब्स। हमें याद रखना होता है कि कौन से वर्टिब्रीज में रिब्स पीछे जाके लग जाती है, कौन से वर्टिब्री में लगती हैं, थोरेसिक। याद है 12 पेयर रिब्स और 12 पेयर विद थोरेसिक वर्टिब्री। इसके अलावा सर्वाइकल कहाँ पे पाई जाती है, नेक वाले एरिया में। सर्वाइकल कहाँ पे पाई जाती है, नेक वाले एरिया में। और ये जो सैक्रल है और कॉकेक्स है, ये दोनों हमारा टेल पोर्शन बनाते हैं, इसको हम टेल पोर्शन कह देते हैं, सैक्रल और कॉकेक्स को। इसके अलावा नॉर्मल जो वर्टिब्री होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाता है, ये एग्जांपल लंबर का है, ऑलमोस्ट सारी सर्वाइकल थोरेसिक भी ऐसे ही होती हैं। तो देखिए मैं हमारे कोर्स में बिल्कुल नहीं है, हमें बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, बस एक आइडिया लगाना है कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए ये ऊपर से देखें, पहली बात कि हम इसको ऊपर से, यानी ये हेड नीचे टेल। अब ये ऐसे वर्टिबल कॉलम 1 2 3 4 से नीचे लगा हुआ, तो हम ऊपर से देख रहे हैं। अब अगर ऊपर से हम वर्टिब्रीज देख रहे हैं तो कैसे, ये वाला कौन सा है, ये हमारा एंटीरियर एस्पेक्ट है, ये कौन सा एंटीरियर एस्पेक्ट है। और ये नीचे कौन सी, ये वाला कौन सा है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट। पोस्टीरियर एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं, डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दिस इज कॉल्ड एज स्पाइनस प्रोसेस। बगल में निकलते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, दिस इज द मेन स्ट्रक्चर बॉडी। और उसके बीच में जो हमें याद रखना है, डेट इज वर्टिब्रल फोरामन। इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल फोरामन। इसी को हम न्यूरल कैनाल भी कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, न्यूरल कैनाल। याद क्यों रखना है, क्योंकि इसके अंदर से पास करेगी स्पाइनल कॉर्ड। हमें पता है हमारा CNS क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का जो लास्ट वाला पोर्शन है हिंड ब्रेन, वही आगे जाके क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड। और वही स्पाइनल कॉर्ड सारी की सारी वर्टिब्री से ऐसे नीचे पास कर जाती है। तो यानी कि ये जो वर्टिब्रल फोरामन है, इसी में क्या पास करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। अगर मैं समराइज़ कर लेता हूँ, हमने जो जो वर्टिब्री में पढ़ा, सबसे पहले हमने वर्टिब्री में पढ़ा कि 26 वर्टिब्रीज होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजर। इनका काउंट पड़ा 7 12 5 1 एंड 1, और ये दोनों फ्यूज्ड हो गई थी। नेक्स्ट, इसके अलावा सर्वाइकल नेक में पाई जाती है, थोरेक्सिक जो है रिब्स में रिब केज बनाती है, लंबर थोड़ा सा नीचे, और सैक्रल और कॉक्सिजल टेल पोर्शन बनाती है। इसके अलावा मैंने क्या बताया, न्यूरल कैनाल, यानी कि वर्टिब्री में एक स्ट्रक्चर होता है न्यूरल कैनाल, उसी में क्या पास कर, उसी को वर्टिब्रल फोरामन भी कहते हैं, उसी के अंदर क्या पास करती है, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा ये देखिए ये हेड है, तो यहाँ पे पाई जाएगी हमारी कौन सी बोन, ऑक्सीपिटल बोन। कौन सी पाई जाती है, हेड की बोन याद है, ऑक्सीपिटल बोन, सॉरी ऑक्सीपिटल बोन। अब ऑक्सीपिटल बोन्स में ना ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होती हैं, और वहीं से हमारा वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट होता है और नीचे तक। और फर्स्ट जो सर्वाइकल, फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल बोन के नाम आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट इज एटलस एंड सेकंड इज एक्सिस। ये क्या है, फर्स्ट सर्वाइकल बोन C1 और दिस इज सेकंड सर्वाइकल बोन C2। नाम याद रख सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हमको ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना होता है। मैमल्स में लगभग सारी वर्टिब्री सेम पाई जाती हैं। तो एक पॉइंट ये क्या हो गया, एटलस और एक्सिस। फंक्शन क्या होगा, पूरे वर्टिब्रल कॉलम का क्या होता है, बॉडी वेट को सपोर्ट करना। पूरा जो बॉडी वेट है इसको सपोर्ट करने का काम करती है। अच्छा एक पॉइंट और बच गया है कि देखिए ये जैसे ये एक वर्टिब्री है, इसके ठीक नीचे एक और वर्टिब्री, सिमिलरली एक और वर्टिब्री। तो इन वर्टिब्रीज के बीच में एक डिस्क पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक डिस्क। दिस डिस्क इज कॉल्ड एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या है ये, दो वर्टिब्रीज यानी सारी वर्टिब्रीज के बीच बीच में डिस्क पाई जाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सपोर्ट करती हैं ऑब्वियसली फंक्शंस में, इसी फंक्शन में सपोर्ट करेगी। तो बेसिकली हमने रिब्स की और वर्टिब्रल कॉलम की बात कर ली है। एक्सेल स्केलेटन में हमें यही चीज़ें डिस्कस करनी है। इसके अलावा 2 चीज़ें बच गई है, एक थी अपनी हायोइड बोन और एक साथ में बच गई हमारे ईयर ऑसिकल्स। एक्सेल स्केलेटन की याद हो तो ईयर, एक्सेल स्केलेटन में हेड था, ईयर ऑसिकल्स, थोरैक्स, हायोइड और क्वीनल। फेशियल बोन और क्वीनल बोन से हमें नहीं डिस्कस करनी है, हमारे कोर्स में नहीं है। हायोइड के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ कि जो हायोइड है ये बेस ऑफ बक्कल कैविटी में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है इसके बारे में।
सिंगल बोन होती है और यू शेप होती है। बस दो बात याद रखनी है, क्या क्या, इसकी शेप और ये कहाँ पाई जाती है। ईयर वॉसिकल्स थोड़ी सी याद रख सकते हैं कि ईयर वॉसिकल हर एक ईयर में कितनी वॉसिकल्स यानी ईयर बोन्स पाई जाएंगी, 3 बोन पाई जाती हैं। नाम याद रखेंगे, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। मैलियस, इनकस और स्टेप्स। देखिए स्टेप्स थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वाई, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन। एक बात और, इसी के पास एक स्मॉलेस्ट मसल भी पाई जाती है, स्टेपेडियस, इट इज़ द स्मॉलेस्ट मसल। यानी कि स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन है स्टेप्स और स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है, स्टेपेडियस। इसके अलावा इनकी शेप्स याद रखनी होती है, तो उसकी शेप्स कैसी होती है, मैलियस इज हैमर शेप। कैसी होती है ये, हैमर शेप। दिस इज एनुअल शेप एंड दिस इज स्टिवअप शेप। केवल नाम याद रखनी है शेप के, हैमर, एनुअल और स्टिवअप। याद करने का तरीका होता है कि मिस हैज़, मिस हैज़ याद रखते हैं, मैलियस, इनका, स्टेप्स, हैमर, एनुअल, स्टिवअप। केवल यही याद रखना है ईयर वॉसिकल्स के बारे में कि 3 ईयर वॉसिकल्स है, उनके नाम। उसमें जो स्टेप्स है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, तो हमें याद रखना है कि स्टेप सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, तीनों के नाम और तीनों की शेप याद रख सकते हैं। इससे ज़्यादा इन दोनों के बारे में कुछ भी याद नहीं रखना है। एक्सियल स्केलेटन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा जो बाकी है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या था हमारे, अपेंडिकुलर में लिम्स थे और साथ ही साथ में क्या थे, गर्डल्स थे। अपेंडिकुलर में लिम्स और गर्डल्स थे। तो लिम कौन कौन सा, अपर लिम यानी कि हाथ, लोअर लिम यानी कि लेग वाला एरिया। तो चलिए इसको देखिए, मैंने ना एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश की है, अपर लिम यानी हाथ की और लोअर लिम यानी कि लेग की। तो काफ़ी तो सिमिलर भी लग रहा होगा दोनों की, क्या डिफरेंस है, बट डिफरेंस रहता है। देखिए सबसे पहले तो एक बात हमेशा याद ही रखनी कि दोनों, चाहे अपर लिम हो चाहे लोअर लिम में, टोटल बोन्स कितनी रहेंगी, 30। अब सपोज़ देखिए ये मेरा हाथ है, ये हाथ, तो ये वाला कलाई वाला पोर्शन है, ये पाम पोर्शन और ये फिंगर। तो ये है कलाई वाला पोर्शन, दिस इज पाम पोर्शन एंड दीज आर फिंगर्स। देखिए दोनों ही जगह, चाहे लोअर लिम यानी पैर हो या अपर लिम यानी हाथ हो, दोनों ही जगह आपको ये जो डिजिट्स यानी कि जो फिंगर्स दिख रही हैं, फिंगर्स में देखिए ये मैं कहता हूँ थंब है, ये क्या है, थंब। और ये बाकी क्या है हमारी 4 डिजिट्स अलग से, यानी 4 फिंगर। सिमिलरली ये क्या है, थंब, और ये क्या है, 4 डिजिट्स अलग इसलिए करें, आपको समझ तो आ ही गया होगा, नंबर ऑफ बोन्स अलग है। तो ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर से तो देखिए सबसे पहले अपर लिम में बात करें तो अपर लिम में जो सबसे फर्स्ट बोन पाई जाती है, लॉन्ग बोन। दिस लॉन्ग बोन इज कॉल्ड एज ह्यूमरस। इस फर्स्ट बोन को हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस। इसके अलावा 2 बोन और दिख रही होंगी आपको, तो 2 बोन्स में ये वाली जो बोन है, दिस इज कॉल्ड एज रेडियस एंड दिस इज कॉल्ड एज अल्ना। अच्छा याद रखना है कैसे, कि थंब की साइड में, जिस साइड थंब है उस साइड में हमेशा क्या पाई जाएगी, रेडियस, यानी कि बॉडी के कौन सी साइड, लेटरल साइड में, और मीडियल साइड में कौन सी पाई जाती है, अल्ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये रिस्ट में, यानी कि ये रिस्ट, ये जो कलाई है, इस कलाई में टोटल 8 बोन्स पाई जाती हैं। कितनी बोन्स, 8 बोन, एंड दीज 8 बोन्स आर कॉल्ड एज कार्पल्स कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, कार्पल बोन्स। ये कितनी होती है, टोटल 8। इसके अलावा ये पाम में एरिया में 1 2 3 4 5, टोटल कितने बोन्स, 5 बोन्स। सो दीज आर कॉल्ड एज मेटाकार्पल्स। नेक्स्ट, इसके अलावा ये देखिए 2 3 3 3 3 3, चारों में 3 और एक इसमें 2। इनको हम कहते हैं डिजिट्स के बोन्स हैं, या फिर हम इनको कहते हैं फेलिंजेस। इनको कहते हैं फेलेंजेस। अच्छा मेटाकार्पल्स कितनी है, 5, फेलेंजेस कितनी है, टोटल 14। फेलेंजेस कितनी है, टोटल 14। एक यहाँ पे कम हो गई, टोटल 5 है, 5 3 जा 15 और एक माइनस कर दिया 14। अब देखिए सिमिलरिटी यहाँ पे कैसे लाते हैं। सिमिलरिटी, एक लॉन्ग बोन, तो पहली लॉन्ग बोन का क्या नाम है, फीमर। क्या नाम है, फीमर। अच्छा फीमर के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे क्या, कि फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन।
अच्छा, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अलग अलग चीज़ें होती हैं, अभी मैं बताता हूँ बाद में। इसके अलावा एक अलग से बोन, घुटने वाली बोन, नी बोन, दिस इज कॉल्ड एज पटेला, PATTEL, पटेला, दिस इज नी बोन। नेक्स्ट इसके साइड में 2 बोन और है, टिबिया एंड फिबुला। जैसे हमारी वीडियोस ऑफ अल्लाह है, सिमिलरली क्या होती है, टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, टिबिया होती है मीडियल साइड में, टिबिया होती है मीडियल साइड में, और फिबुला होती है लेटरल साइड में। अच्छा, मीडियल लेटरल का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, तो जो भी ये सेंट्रल लाइन याद है, इस सेंट्रल लाइन, सपोज ये मैं ये कह रहा हूँ ये लेग है, अब लेग को मैं 2 कंपार्टमेंट डिवाइड करता हूँ, एक ये वाला कंपार्टमेंट और एक ये वाला कंपार्टमेंट। तो ये जो ये वाला कंपार्टमेंट है, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन के पास में है, तो इसे हम कहते हैं मीडियल, और ये जो ये वाला कंपार्टमेंट है, ये सेंट्रल लाइन से अवे में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल। तो जो हमारी टिबिया है ये कैसी है, मीडियल, यानी कि टिबिया क्या है हमारी, मीडियल। इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, हल्का से याद रख सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, जैसे हम हैंड में जो रिस्ट जॉइंट था, इनके बोन्स को क्या कहते हैं, कार्पल्स। क्या कहते हैं, कार्पल्स। यहाँ पे हम कहते हैं टार्सल्स, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, टार्सल्स। टार्सल्स कितनी है टोटल, 7। टार्सल्स कितनी है टोटल, 7। यहाँ पे कितनी थी, 8। यहाँ पे कितनी है, 7। कैसे, ये देखिए ये क्या यहाँ पे डिफरेंस आ गया, हमें 30 करने के लिए एक बोन का यहाँ पे कम करनी, और वो कम कहाँ पे चली गई, पटेला में, टिबिया एक, फिबुला एक। नेक्स्ट सिमिलरली ये वाली बोन्स, जैसे यहाँ पे मेटाकार्पल्स, सिमिलरली ये क्या है, मेटाटार्सल्स। साथ में इसलिए क्योंकि थोड़ा कंपैरिजन करके याद रह पाता है। और सेम था यहाँ पे ये जो फिंगर वाली बोन्स है, ये थंब में 2 और बाकी 4 डिजिट्स में 3-3। तो फाइनली इन बोन्स को क्या कहेंगे, फेलेंजेस। और फेलेंजेस कितनी है टोटल, 14। तो देखिए ये एक साथ है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों। इसमें याद करने का पॉइंट ये होता है कि पटेला, क्योंकि हमारे लोअर लिम्ब में पटेला एक बोन आई है, तो इसकी वजह से जो हमारी टार्सल्स हैं वो 8 नाव के कितनी हो जाती हैं, 7। बाकी का तो देखिए गर्डल्स 2 थे, याद होंगे आपको, कौन कौन सा, पहला था पेक्टोरल गर्डल और सेकंड वन वाज पेल्विक गर्डल। तो जो पेक्टोरल गर्डल था, इस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शोल्डर गर्डल। क्या कहते हैं इसे, शोल्डर गर्डल, और दिस इज कॉल्ड एज हिप गर्डल। तो बोन्स का काउंट अगर आपको याद हो तो पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स थी, दोनों भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी कितने, 2-2 बोन। और पेल्विक गर्डल में भी, पेल्विक गर्डल में कितने बोन थे, सिंगल बोन। तो 1/2 यहाँ पे भी सिंगल। हमको याद होगा कि हमारी ये सेंट्रल बोन ऑब्वियसली स्टर्नम, यहाँ पे ये रिब केज। अब देखिए जो रिब केज है, इसके गर्डल्स में कहता हूँ शोल्डर पोर्शन को, किसको कहते हैं, शोल्डर पोर्शन को। अगर ये हेड है तो ये क्या है हमारा, शोल्डर पोर्शन को हम क्या कहते हैं, गर्डल्स। तो गर्डल्स में जो 2 बोन आनी है, उसमें जो फर्स्ट बोन है डेट इज़ कॉल्ड एज क्लेविकल, डेट इज़ कॉल्ड एज क्लेविकल। क्लेविकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी बोन, क्लेविकल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी बोन। अब क्लेविकल बेसिकली ना, ये जो फर्स्ट वेब है, फर्स्ट वेब, इसके ठीक ऊपर यहाँ पे ऐसे क्लेविकल थोड़ी सी कर्व लेती है, ऐसे एक कर्व बोन होती है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज क्लेविकल। और इसके पोस्टीरियर साइड में, इसके ठीक पोस्टीरियर साइड में एक बड़ी सी बोन, एक बहुत बड़ी सी बोन होती है, डेट इज कॉल्ड एज स्कैपुला। क्या कहते हैं इसे, स्कैपुला। तो देखिए स्कैपुला, जैसे अभी मैंने बताया था कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अलग अलग टर्म्स होते हैं, तो स्कैपुला इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट बोन विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया की बात करते हैं। अब स्कैपुला जो होती है, इट इज़ अ ट्रायंगुलर बोन, और इसकी पोजीशन होती है 2 to 7 रिब्स तक। इसकी पोजीशन क्या होती है, फ्रॉम 2nd रिब टू 7th रिब तक। अच्छा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, तो ये मैंने फ्रंटल एस्पेक्ट दिखाया, तो यहाँ पे तो दिखेंगे नहीं। अब एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हम क्या देखेंगे, पूरी की पूरी स्कैपुला। साथ में पेल्विक गर्डल की बात करते हैं, तो देखिए जो पेल्विक गर्डल है, इसमें एक ही बोन है, डेट इज कॉल्ड एज पेल्विक बोन, या पेल्विस भी कहते हैं, हम पेल्विक बोन लिखते हैं अभी। अब ये जो पेल्विक बोन है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। फ्यूजन ऑफ बोन्स याद है प्रोसेस, तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स। कौन कौन सी, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ये जो 3 बोन्स हैं, ये फ्यूज़ करके एक बोन बनाती हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज
पेल्विक बोन। अब राइट साइड में पेल्विक बोन, सपोज ये बॉडी का सेम बॉडी, इसका ये राइट साइड और इसका ये लेफ्ट साइड, दोनों ही साइड में पेल्विक बोन होगी गर्डल्स में। अब इन दोनों के बीच में ये दोनों बोन से फ्यूज़ करती है, तो एंटीरियर यानी फ्रंट एस्पेक्ट में जहाँ पे ये फ्यूज़ करती है ना, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोला? दोनों पेल्विक बोन, द राइट वन एंड लेफ्ट वन, दोनों आगे आके जोड़ भी है और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। जब फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ होता है तब यही प्यूबिक सिम्फाइसिस डायलेट करता है और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। ये दोनों गर्डल्स कंप्लीट कर दिए, लेकिन अभी उन्हीं दोनों गर्डल्स में और हमारे जो मैंने अभी लिम्स बताया इनमें जॉइंट्स पाए जाते हैं दो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट्स ऑब्वियसली। तो एक जॉइंट होता है कौन सा? हमारा शोल्डर जॉइंट, और एक जॉइंट कौन सा है? हमारा हिप जॉइंट। अब देखिए ये जो जॉइंट्स हैं ये होते कैसे हैं। अभी मैं जिन बॉडी की एक टाइप के पर्टिकुलरली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट टाइप का एक जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट टाइप। बॉल एंड सॉकेट मतलब समझ है, जैसे सपोज दिस इज अ बॉल और इसके लिए एक पर्टिकुलर सॉकेट बना होगा। देखिए ये बॉल है और इसमें एक पर्टिकुलर जो दो बोन्स है, एक बोन ये एक बोन ये, इन दोनों में एक सॉकेट होगा और ये ऐसे रोटेशन हो पाएगा, इन दोनों के बीच में क्या हो पाएगा? रोटेशन। तो दिस इज कॉल्ड एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल और सबसे पहले जो शोल्डर जॉइंट है, तो ये शोल्डर जॉइंट किस किस की मदद से बनेगा? तो शोल्डर जॉइंट बनाने के लिए सबसे पहले इज तो एक है ह्यूमरस और साथ में इसके जुड़ी होगी स्कैपुला। क्या होगी? स्कैपुला। तो देखिए ये जो ह्यूमरस है इसके स्ट्रक्चर में ना एक ऐसा बॉल टाइप स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑलमोस्ट ह्यूमरस, ऐसी होती है और ये जाके सॉकेट में लग जाएगी किसके? स्कैपुला के। तो ये जो ह्यूमरस है इसका बॉल और स्कैपुला के अंदर कैविटी पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लिनॉइड कैविटी। क्या कहते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी। तो हम स्टेटमेंट कहते हैं द ह्यूमरस articulates with the glenoid cavity of scapula to forms shoulder joint which is a type of ball and socket joint. Similarly यहाँ पे थी हमारी फीमर, फीमर के ऊपर भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, और ये जाके आर्टिकुलेट कर जाएगा किस में? प्यूबिस बोन में। कौन से बोन में? प्यूबिस बोन में। प्यूबिस वही पेल्विक बोन, अपनी याद है, इसको पेल्विक लिख लेते हैं बेटा। पेल्विक बोन में जाके ये ऐसे फ्यूज़ कर जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी है कि पेल्विक बोन में भी कैविटी होगी, उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बताऊँ। पेल्विक बोन में कैविटी जो फाइनली किस साथ आर्टिकुलेट कर जाएगी? फीमर के साथ। तो देखिए हमने दो जॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। जो फर्स्ट जॉइंट पढ़ा हमने वो पढ़ा क्या कहते हैं, शोल्डर में हमने एक जॉइंट पढ़ा किस किसके बीच में? स्कैपुला एंड स्कैपुला की कौन सी? ग्लिनॉइड कैविटी का किसके साथ? ह्यूमरस के साथ। और एक जॉइंट कौन सा पढ़ा हमने? हिप जॉइंट। एक जॉइंट हमने पढ़ा हिप जॉइंट। तीसरा जॉइंट हमने पढ़ना होता है स्कैपुला एंड क्लेविकल के बीच में। अब देखिए मान लीजिए स्टर्नम है, तो स्टर्नम के यहाँ से ऐसे एक कर्व्ड बोन निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लेविकल। ये एक कर्व्ड बोन है जिसे हम क्या कहते हैं? मान लीजिए क्लेविकल। अब आपको पता है कि अगर ये मेरा वेंट्रल एस्पेक्ट है, ये कौन सा है? सॉरी डॉर्सल, हाँ वेंट्रल एस्पेक्ट है। मान लीजिए अगर वेंट्रल एस्पेक्ट है तो इसके पीछे की साइड में क्या होगी? यहाँ पे बैक साइड में मैं थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे स्टर्नम, ट्रायंगुलर बोन क्या है? स्टर्नम। और स्टर्नम के यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, स्टर्नम का जो प्रोसेस होता है डेट इज़ कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस। मान लीजिए एक प्रोसेस है यहाँ पे, प्रोसेस का होता है बोन का एक एक्सटेंशन ही होता है, बोन का एक एक्सटेंशन ही होता है, डेट इज़ कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस। तो एक्रोमियन प्रोसेस और क्लेविकल के बीच में जॉइंट बनता है, डेट इज़ कॉल्ड एज एक्रोमियोस्कैपुलर जॉइंट। तो देखिए आपके सामने स्कैपुला का डायग्राम है। स्कैपुला में ये वाला जो सर्फेस हमें दिख रहा है दिस इज़ द फ्रंटल सर्फेस यानी कि वेंट्रल सर्फेस, और इसी सर्फेस में आपको दो फेसेट दिख रहे होंगे। दिस इज़ द ग्लिनॉइड कैविटी एंड दिस इज़ द फेसेट फॉर द आर्टिकुलेशन विद द क्लेविकल। यानी कि जो स्कैपुला है इसमें दो बोन्स आर्टिकुलेट करेंगी। फर्स्ट इज ह्यूमरस विच विल फॉर्म द ह्यूमरोस्कैपुलर जॉइंट एंड सेकंड इज द क्लेविकल विच विल फॉर्म द क्लेविकुलोस्कैपुलर या फिर एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट। अब एक्रोमियन क्या होता है? बेसिकली ये जो हमको स्कैपुला दिख रही है, स्कैपुला का ही एक एक्सटेंशन पार्ट है। मैं आपको उसका डॉर्सल सर्फेस दिखा दूँ। देखिए ये जो नीचे वाला डायग्राम है ये इसके डॉर्सल सर्फेस यानी कि हम बैक साइड से देख रहे हैं। ये देखिए ये पीछे से एक एक्सटेंशन है, किसका? स्कैपुला का ही एक्सटेंशन है। ये देखिए ये एक्सटेंशन पीछे से आया है, दिस द एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस। और इसी एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर क्या है? फेसेट विद द फॉर द आर्टिकुलेशन विद द क्लेविकल। यानी कि स्कैपुला दो बोन आर्टिकुलेट करेगी, कौन कौन सी? ह्यूमरस और क्लेविकल। ये हमको याद रखना होता है। तो देखिए अब हम अपना स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा छोटा सा टॉपिक एक और बचता है, जॉइंट्स।
क्या, चलिए मैं बताऊँ। सबसे पहले जो जॉइंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज फाइब्रस जॉइंट्स। क्या कहते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स। सेकेंड आर कॉल्ड एज cartilaginous joints, cartilaginous joints, and third one is called as synovial joints. अब देखिए ये जो 3 जॉइंट्स हैं इसमें से ये जो केवल ये वाला है दिस इज़ परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स, दिस इज़ परफेक्टली मूवेबल। बाकी जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं इसका मतलब दीज आर इमूवेबल। फाइब्रस जॉइंट्स कैसे होते हैं? इमूवेबल। इसमें क्या होगा कि 2 बोन आपस में डायरेक्टली अटैच हो जाएंगी, 2 बोन आपस में डायरेक्टली अटैच हो जाएंगी। आपने कभी क्रेनियल बोन्स यानी फ्रंटल पैराइटल का, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ कि तो देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये जो क्रेनियल बोन्स जैसे फ्रंटल पैराइटल, इन दोनों के बीच में ये जो जॉइंट दिख रहा है ना, जितने भी क्रेनियल बोन्स होती है हमारी ये एकदम अनइमूवेबल होती है, बिल्कुल भी मूव नहीं करती। तो इनके बीच में जो जॉइंट पाया जाता है दिस इज़ अ टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट, दिस इज परफेक्टली इमूवेबल। इनको किसी भी हालत में इन जॉइंट्स को मूवमेंट अलाउ नहीं करना होता, तो दीज जॉइंट्स आर इमूवेबल। तो फर्स्ट क्या है? फाइब्रस जॉइंट विच आर इमूवेबल। इसका एग्जांपल क्या होता है? ऑल क्रेनियल बोन्स, जितनी भी क्रेनियल बोन्स होती हैं इनके बीच में कौन से जॉइंट्स पाए जाते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स। इसके अलावा आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं स्लाइटली मूवेबल। ये कैसे होते हैं? स्लाइटली मूवेबल, नॉट परफेक्टली मूवेबल, ऐसे नहीं। और स्लाइटली भी ना इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है, इनकी मूवमेंट्स को हम बहुत कम ही कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं इसके नाम समझ आवा कि 2 बोन्स के बीच में डायरेक्ट अटैचमेंट ना आके इनके बीच में आएगा कार्टिलेज। क्या हम पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा हम जितना भी हमने स्टर्नम पढ़ा था, स्टर्नम में जो बोन्स रिब्स आके नीचे लग हुई थी, यहाँ पे क्या लग जा रहा था बीच में? हाईलाइन कार्टिलेज। क्या लग जा रहा था? हाईलाइन कार्टिलेज। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं दीज आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, दीज आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। इसके अलावा जो हमारी वर्टिब्रीज के बीच में जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में भी इंटरवर्टिबल डिस्क थी, तो वो भी क्या होते हैं? स्लाइटली मूवेबल। तो वर्टिब्रीज के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं दीज आर स्लाइटली मूवेबल और इनको कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। इसके अलावा साइनोवियल जॉइंट। अब देखिए जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं दीज आर परफेक्टली मूवेबल, दीज आर परफेक्टली मूवेबल। अब इसके ना एक एग्जांपल नहीं होते, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स होते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। द फर्स्ट वन इज़ बॉल एंड सॉकेट। द फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट। हम पढ़ ही चुके हैं इसके दोनों एग्जांपल। तो बॉल एंड सॉकेट का मतलब मैंने यही पहले बताया कि एक बोन होगी जिसके अंदर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा और दूसरी बोन का एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होगा और वो उसमें से अटैच हो जाएगा और फिर एक हर प्लेन में मूवमेंट अलाउ होगी। तो इसका ये फर्स्ट एग्जांपल मान लीजिए कहाँ पे होता है? हमारा शोल्डर जॉइंट जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट है। इसके अलावा कौन सा जॉइंट? हमारा जो हिप जॉइंट है वो कैसा है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। सेकेंड जॉइंट जो आता है दिस इज जॉइंट कॉल्ड एज पाइवोट। तो देखिए जो सेकंड जॉइंट है पाइवोट, ये जॉइंट्स कहाँ पे पाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। पाइवोट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। याद है मैंने सर्वाइकल वर्टिब्रीज जो थी उनके नाम बताया था, एटलस और एक्सिस। तो ये जो स्लाइड एटलस एक्सिस होती है ना, आपने येस नो मूवमेंट सुना होगा, जो हम गर्दन को मूव करवाते हैं वो किसकी वजह से होता है? पाइवोट और पाइवोट जॉइंट विच इज फाउंड इन एटलस एंड एक्सिस। मूवमेंट्स याद करने की जरूरत नहीं, केवल आप एग्जांपल याद कर लें वो भी सफिशिएंट है। नाउ हिंज जॉइंट इज फाउंड इन नी, घुटने में। अच्छा मान लीजिए ये घुटना है, ये इसका पार्ट, तो हम नी को इस प्लेन में रोटेट करा सकते हैं, हम नी को इस प्लेन में से रोटेट करा सकते हैं। मतलब हम एक पर्टिकुलर एंगल तक ही नी को ले जा सकते हैं, उसके बाद हम नी का रोटेशन इस प्लेन में नहीं करा सकते। तो दिस टाइप जॉइंट इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट इज फाउंड बिटवीन कार्पल्स, किसमें पाया जाता है? कार्पल्स में। और सैडल जॉइंट इज फाउंड बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब
इट इज़ फाउंड बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ये थंब ये इसकी क्या है, कार्पल, सॉरी ये कार्पल यहाँ पे और यहाँ पे मेटाकार्पल। तो इन दोनों की देखिए हम जो ये जो थंब है इसकी काफ़ी अलग, जैसे मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली फिंगर्स में और थंब में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि इसकी हम अलग मूवमेंट करा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ थंब। So if you like the video, then please subscribe to the channel, and if you have any query or suggestion, then please comment down. Thank you.